नमस्कार बच्चों। आज हम पॉलिटी में जो टॉपिक लेने वाले हैं वो पार्लियामेंट, संसद। ओके। अब सबसे बड़ा इशू ये था पार्लियामेंट वाले टॉपिक में, ये काफ़ी वाइड है, इसको समराइज़ कैसे किया जाए। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं क्योंकि पार्लियामेंट का जो प्रोसीजर है वो अपने आप में काफ़ी वाइड है, डिफरेंट प्रोसीडिंग्स हैं उसमें। बट मैंने कोशिश की है कि जितना समराइज़ कर सकता था, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, बस उन्हीं को इंक्लूड किया जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं। पार्लियामेंट, संसद। ठीक है। ओके। संविधान के आर्टिकल 79 में, अनुच्छेद 79 में लिखा है कि संघ के लिए एक संसद होगी, एक पार्लियामेंट होगी, ठीक है, जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी, जिसके नाम क्रमशः राज्यसभा और लोकसभा होंगे। मतलब संसद की पार्ट क्या है? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। संसद पूछा जाए, संसद के भाग पूछे जाएं तो उसमें राष्ट्रपति है, राज्यसभा है, लोकसभा है। जनरली हम बुक्स में पढ़ते हैं, जब भी देखते हैं ना, तो हमारे जहन में केवल लोकसभा और राज्यसभा आ जाता है। बट हम थोड़ा डीप में पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है कि नहीं, राष्ट्रपति जो हमारा प्रेसिडेंट है वो भी हमारी संसद का काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है। कैसे है देखिए, मैं बताता हूँ। देखिए, कोई भी विधेयक, कोई भी बिल, कोई भी इशू राज्यसभा या लोकसभा में रखा जाएगा, ठीक है। या तो वो लोकसभा में पेश होगा या राज्यसभा में पेश होगा, किसी में भी पेश हो सकता है। कुछ एक्सेप्शंस हैं, उनको आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। कोई भी बिल लोकसभा में भी रखा जा सकता है, राज्यसभा में भी रखा जा सकता है, लेकिन पारित दोनों से होना चाहिए। दोनों से पारित होके, ठीक है, दोनों से पारित होके फिर राष्ट्रपति के पास पहुंचेगा। राष्ट्रपति जब सहमति दे देगा तभी वो बिल एक्ट बनेगा, मतलब कानून बनेगा। यदि राष्ट्रपति सहमति नहीं देता है, वापस भेज देता है सदनों को, ठीक है, इसका मतलब है कि उसको फिर से रिवाइज करके भेजना पड़ेगा, या राष्ट्रपति के पास ये भी पावर है कि वो अपने पास रख के बैठ जाए। तो आप देख रहे हैं ना, जो संसद की प्रक्रिया है, कानून बनाने की जो प्रक्रिया है, उसमें राष्ट्रपति का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है। इसीलिए संसद के भाग में राष्ट्रपति को भी गिना जाता है। तो संसद के पार्ट क्लियर हो गए, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। आगे बढ़ते हैं। संसद की शक्तियां, संसद की शक्तियां क्या है, संसद के पास क्या पावर है, एक एक करके देखते हैं। विधायी शक्तियां मतलब कानून बनाने की शक्तियां। ओके। संसद का सबसे प्रमुख कार्य राष्ट्रीय हितों को दृष्टि में रखते हुए कानूनों का निर्माण करना है। बिल्कुल, कानूनों का निर्माण करना है। कोई भी बिल लेके आते हैं, वो राज्यसभा या लोकसभा में पेश किया जाता है, वहाँ पर पारित होके फिर दोनों सदनों से पारित होके राष्ट्रपति के पास पहुँचता है। तो लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, इन सब का कार्य विधायी मतलब कानूनों का निर्माण करना। अब संविधान के संशोधन की शक्ति देखिए, संविधान में यदि संशोधन करना है, अमेंडमेंट करना है, तो संसद के ही पास पावर है ना। संविधान संशोधन बिल कहाँ पर आएगा? संसद में ही, मतलब लोकसभा या राज्यसभा में, और फिर पारित होके फाइनली राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से वो संशोधन मान्य हो जाएगा, या मतलब संशोधन हो जाएगा। फिर वित्तीय शक्तियाँ हैं, फाइनेंशियल पावर्स। आपको मालूम है कि भारत की संचित निधि जो है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, उससे कोई भी पैसा खर्च होगा वो संसद से अनुमोदित होकर ही होगा। मतलब संसद की कहीं ना कहीं परमिशन, अप्रूवल चाहिए होगा। इसी तरीके से और भी फाइनेंशियल मैटर जो भी है, वो भी, जैसे वित्तीय विधेयक हैं, धन विधेयक हैं, इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं वो संसद से ही पारित करवानी है।
प्रशासनिक शक्तियां, एडमिनिस्ट्रेशन की पावर्स भी हैं संसद को, पार्लियामेंट को। आपको मालूम है हमारी जो सरकार है और उसमें जो मंत्रिपरिषद है वो किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। मतलब यदि कोई भी चीज़ हमारी एग्जीक्यूटिव ने की, हमारी सरकार ने कुछ की और किसी मंत्री ने की, तो वो जवाबदेह कहाँ है? जवाबदेह वो संसद में ही तो है। संसद में ही उससे उसके कार्यों के लिए जवाब पूछा जाएगा। तो प्रशासनिक शक्तियां भी हैं। फिर निर्वाचन संबंधी शक्तियां भी हैं। निर्वाचन, संसद किसका किसका निर्वाचन में भाग लेती है? वही निर्वाचक मंडल में राष्ट्रपति का इलेक्शन होगा तो उसमें भी संसद के सदस्य ही वोट करते हैं। उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में भी संसद के ही सदस्य वोट करते हैं। तो निर्वाचन में भी निर्वाचक मंडल के रूप में भी इनके सदस्यों भाग लेते हैं। ठीक है, तो संसद का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन पर भी कंट्रोल हो गया। फिर हटाने का भी महाभियोग लगाना है। यदि महाभियोग राष्ट्रपति पर लगाना है तब भी संसद के ही सदस्य वोट करके और विधेयक पारित करके, प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकते हैं। उपराष्ट्रपति को भी संसद ही हटा सकती है। राज्यसभा में पेश किया जाएगा प्रस्ताव और फाइनली लोकसभा अनुमोदित कर देगी, उपराष्ट्रपति हटा दिया जाएगा। न्यायाधीशों पर भी महाभियोग की प्रक्रिया संसद में ही चलती है, उनको हटाने की प्रक्रिया संसद में ही चलती है। तो आप देख रहे हैं संसद के पास काफ़ी एलोबरेटिव पावर है, व्यापक पावर है। अब इसमें एक चीज़ आपको देखनी है, संविधान संशोधन वाले में मैं एक बार बता देता हूँ। संसद ये संविधान में संशोधन करती है, कोई अमेंडमेंट करती है, बट वो अमेंडमेंट संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब करता है। जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो मूल संरचना है, उसको डिस्टर्ब करता है। तो न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट उस एक्ट को या उस कानून को निरस्त कर सकता है। तो फाइनली आप देख रहे हैं संविधान का रक्षक कौन हुआ? न्यायालय हुआ। क्यों? संविधान के मूल संरचना को नष्ट करने से रोकने की पावर किसके पास है? अल्टीमेटली फाइनली न्यायालय के पास है। संसद के पास पूरी शक्ति है कि वो संविधान को संशोधित कर सकती है, लेकिन वो संशोधन मौलिक संरचना के खिलाफ नहीं होना चाहिए। मौलिक संरचना जो संविधान की है उसको डिस्टर्ब करने वाला नहीं होना चाहिए, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट उसको निरस्त कर देगी। ओके, उस कानून को निरस्त कर देगी, मतलब असंवैधानिक घोषित कर देगी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ओके, आगे बढ़ते हैं। लोकसभा की रचना या संगठन, कंपोजिशन ऑफ लोकसभा। लोकसभा में क्या क्या चीजें हैं? लोकसभा संसद का प्रथम, इसको निम्न सदन, ये प्रथम वर्ड तो हटा देते हैं, निम्न सदन कहते हैं। इसे लोकप्रिय सदन भी कहते हैं क्योंकि इसके सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। आपने देखा लोकसभा के चुनाव होते हैं तो सारे लोग वोट करने के लिए जाते हैं। ठीक है, तो लोकसभा के चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा होते हैं। हम अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनते हैं ना, एमपीस चुनते हैं, एमपीस के लिए हम वोट देने के लिए जाते हैं। तो जनता द्वारा डायरेक्टली चुने जाते हैं। लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी है? मैक्सिमम 552 हो सकती है। स्टार्टिंग में 500 थी, जब संविधान बना तो 500 थी। अभी 552 हो सकती है, बट है कितनी? 545। अधिकतम 552 हो सकती है, लेकिन वर्तमान में 545 है। उन 545 में 543 लोगों का तो इलेक्शन होता है और दो जो हैं वो दो मनोनीत किए जाते हैं, नॉमिनेट किए जाते हैं। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। एंग्लो इंडियंस को, दो एंग्लो इंडियंस को हमारी लोकसभा में राष्ट्रपति मनोनीत करता है, नॉमिनेट करता है दो सदस्यों को। अधिकतम मैंने पहले ऊपर ही बता दिया, 552 टोटल अधिकतम सदस्य संख्या लोकसभा की हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। निर्वाचन कैसे होता है?
प्रत्यक्ष रूप से जनता करती है, ठीक है, लोकसभा के सदस्यों का प्रत्यक्ष रूप से जनता चुनाव करती है। और वयस्क मताधिकार, ठीक है, वयस्क मताधिकार मतलब 18 साल से ऊपर के व्यक्ति वोट दे सकते हैं। ये 18 साल वाला कहाँ से आया? 61वें संविधान संशोधन द्वारा 1989 में 18 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति को वयस्क माना गया, मतलब 18 साल से ऊपर का व्यक्ति वोट कर सकता है। ये प्रोविजन आया कहाँ से? 61वें संविधान संशोधन से आया, पहले 21 साल था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाँ, सदस्यों के लिए योग्यताएं। अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना है तो उसके लिए आपके पास क्या योग्यताएं होनी चाहिए? वो व्यक्ति भारत का नागरिक हो, ठीक है, विदेशी नागरिक को इलेक्शन लड़ने, लोकसभा का इलेक्शन लड़ने की अनुमति नहीं है। उसकी आयु 25 वर्ष या इससे अधिक हो, मिनिमम जो एज है 25 साल, 25 साल से ऊपर का व्यक्ति लोकसभा का इलेक्शन लड़ सकता है। भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अंतर्गत वो कोई लाभ का पद धारण ना किए हो। इसका मतलब ये है, ऐसा नहीं कि वो भारत सरकार में किसी के लाभ के पद पर नहीं हो, लेकिन जब वो इलेक्शन लड़ रहा हो तो वहाँ से वो इस्तीफा दे चुका हो। ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई एक भारत सरकार में किसी पद पर भी बैठा हुआ है, कोई अधिकारी के रूप में बैठा हुआ है और इलेक्शन भी लड़ रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। या तो उसको इलेक्शन लड़ना है तो वहाँ से इस्तीफा देना पड़ेगा। लाभ के पद में भारत सरकार में वो नहीं होना चाहिए। अब इसमें इनको लाभ के पद में नहीं जोड़ा गया है, आप देखिए मिनिस्टर्स और इन सबको, क्योंकि मिनिस्टर्स बने हो उस समय होते हैं और इलेक्शंस लड़ते हैं। वो किसी न्यायालय द्वारा पागल ना ठहराया गया हो या दिवालिया ना हुआ हो। पागल ठहराया गया हो, दिवालिया ना हो, मतलब बैंकरप्ट और इंसॉल्वेंसी वाली सिचुएशन ना हो कि कोई बिजनेस किया हो, फाइनली उसने अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया और फिर इलेक्शन के लिए आ गया, ये नहीं हो सकता। अब कार्यकाल कितना होता है? लोकसभा 5 साल के लिए होती है, लेकिन कभी भी भंग की जा सकती है। प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर या मंत्रिपरिषद के परामर्श के आधार पर लोकसभा को समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। ठीक है, आपको मालूम मंत्रिपरिषद क्या है? मंत्रियों का समूह जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। ठीक? अब सेशंस देखेंगे। लोकसभा और राज्यसभा के अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा बुलाए जाते हैं। जब भी नया सेशन स्टार्ट होगा ना, तो राष्ट्रपति पहले सेशन को जाके एड्रेस करता है। जाके पहले सेशन में जब भी नया सेशन स्टार्ट होगा, जैसे बजट सेशन स्टार्ट होता है फरवरी में, ठीक है, तो सबसे पहला जो मतलब बैठक होगी उसमें राष्ट्रपति जाएगा, सदनों को एड्रेस करेगा और फिर उसका सेशन की कार्रवाई आगे बढ़ेगी। इसी तरीके से मानसून सेशन जब स्टार्ट होगा तब भी राष्ट्रपति जाएगा और विंटर सेशन में भी राष्ट्रपति जाए। इसका मतलब है जब भी सेशन स्टार्ट होगा तब राष्ट्रपति पहले सेशन को एड्रेस करेगा। लोकसभा और राज्यसभा के अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा ही बुलाए और स्थगित किए जाते हैं। और इस संबंध में नियम केवल यह है कि लोकसभा की 2 बैठकों की, हाँ, अब 6 महीने से ज़्यादा ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2 बैठकों के बीच 6 महीने से ज़्यादा टाइम हो गया, क्योंकि लोकसभा राज्यसभा का काम है हमारे देश कानूनों का निर्माण करना, ठीक है, और वित्तीय प्रबंधन पर भी ध्यान रखना, सारी चीज़ें, मतलब ओवरऑल जो देश में जो भी अफेयर्स हो रहे हैं, लोकसभा राज्यसभा दोनों ही रिस्पॉन्सिबल हैं। यदि उनकी बैठक नहीं होती है, पता लगा सरकार बन गई, उनकी बैठक ही नहीं हो रही है, तो सरकार से प्रश्न कौन पूछेगा? विपक्ष कहाँ होता है? लोकसभा राज्यसभा में ही तो बैठा होता है। तो इसलिए इसमें निर्धारित किया गया कि 2 बैठकों के बीच में 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होगा। अधिवेशन और बैठक में अंतर समझिए। अधिवेशन बैठकों का समूह कह सकते हैं कि जैसे फरवरी से मई के बीच में जो अधिवेशन चल रहा है, जो बैठकें चल रही हैं, वो क्या बोली गई हैं आपकी? बजट सेशन, ठीक है, बजट सत्र।
उसमें जो बैठक चल रही है वो बैठक सिटिंग्स हैं। इसी तरीके से जुलाई से सितंबर मानसून सेशन और विंटर सेशन, नवंबर से दिसंबर मानसून सेशन और विंटर सेशन शीतकालीन सत्र। ठीक, तो 2 बैठक के बीच में, अब मान लिया मानसून सेशन जुलाई में स्टार्ट हुआ, केवल जुलाई में ही कुछ बैठकें हो पाई, तो अगला विंटर सेशन में आपका दिसंबर में, जब 6 महीने के बीच से ज़्यादा टाइम नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जुलाई में होने के बाद फिर अगली बैठक जनवरी फरवरी अगले साल हो, ऐसा नहीं होगा। 6 महीने के अंदर अंदर बैठक होनी चाहिए, इससे ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। अब एक संयुक्त बैठक का भी प्रोविजन है, ज्वाइंट सिटिंग। संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा निम्न 3 स्थितियों में बुलाई जा सकती है। संयुक्त बैठक क्यों बुलाई जाती है? कुछ इशू, देखिए आपने देखा कि लोकसभा राज्यसभा का काम क्या है, वहाँ विधेयक पेश होते हैं, पारित होते हैं और फाइनली राष्ट्रपति के पास जाके कानून बन जाते हैं। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि जो लोकसभा कहे वही राज्यसभा माने। ठीक, तो बहुत सारी चीज़ें, या जो राज्यसभा बोले वही लोकसभा। कौन कौन सी स्थितियां हैं? जब विधेयक कोई बिल एक सदन से, सदन मतलब या तो लोकसभा या राज्यसभा से पारित होने के बाद जब दूसरे सदन में जाए, तब क्या है, दूसरे सदन ने विधेयक को रिजेक्ट कर दिया कि जो आपने विधेयक हमें भेजा है पारित करके, ये ठीक नहीं है, हम इसको रिजेक्ट करते हैं। ठीक है, तो दोनों में मतभेद आ गया ना, अब कोई तो समाधान चाहिए। फिर विधेयक पर किए जाने वाले संशोधन के बारे में दोनों, अब मान लिया राज्यसभा ने या लोकसभा ने विधेयक को पारित करके राज्यसभा में भेज दिया, राज्यसभा बोल रही है कि नहीं हमें इसमें ये संशोधन करना है, बट लोकसभा सहमत नहीं है। जब दोनों संशोधनों पर सहमत नहीं है तो फिर बात बिगड़ेगी ना, फिर उसके लिए फिर ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविजन आएगा। फिर है दूसरे सदन को विधेयक प्राप्त होने की तारीख से उसके द्वारा विधेयक पारित किए बिना 6 मास से अधिक बीत गए। इसमें क्या है कि लोकसभा या राज्यसभा ने विधेयक पारित कर दिया, दूसरे सदन को भेजा या राज्यसभा को भेजा, और राज्यसभा उस पर कोई काम ही नहीं कर रही है, पारित ही नहीं कर रही, 6 महीने से अपने आप पास रखे हुए है, तो क्या होगा, ज्वाइंट सिटिंग होगी। अब डिसीजन कैसे होगा, क्या सही है क्या गलत हो, किसका मतलब क्या माना जाएगा विधेयक पर, तो ज्वाइंट सिटिंग होगी, संयुक्त बैठक होगी। और संयुक्त बैठक में लोकसभा और राज्यसभा दोनों के ही मेंबर एक साथ बैठेंगे, जाके वो बैठक होगी, और उस बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, लोकसभा का स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यहाँ पर बैठेंगे, विधेयक पर फिर बात होगी, और विधेयक पर जो सहमति बन जाएगी वहाँ वोटिंग होगी, जिसकी मेजॉरिटी हो जाएगी ओवरऑल उस पर, उस तरीके से वो विधेयक पारित हो जाएगा। मतलब अलग अलग बैठ के बात नहीं बनी तो साथ में सारे लोग बैठ गए, ठीक है, दोनों सदन के मेंबर साथ में बैठ गए और वोटिंग करवा ली, और जो विधेयक, जो संशोधन करवाना था वो करवा लिया। समझ गए ना? संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के स्पीकर द्वारा की जाती है। सिंपल सी चीज है। आप ऐसे समझिए, एक 5 लोगों का ग्रुप है, दूसरा 6 लोगों का ग्रुप है। आपने कोई 6 लोगों के ग्रुप ने कोई कानून बनाया या कोई प्रस्ताव रखा, पारित करके दूसरे ग्रुप को भेजा, दूसरे ग्रुप ने मना कर दिया, तो अब कैसे सहमति बने? तो बात ये हुई कि ठीक है, 6 लोग आप, 5 लोग आप, 11 के 11 लोग एक जगह बैठते हैं और इस पर वोटिंग करवा लेते हैं। यदि वोटिंग में यहाँ पर मेजॉरिटी जिसको मिल जाती, मतलब ओवरऑल मेजॉरिटी जिस संशोधन पर या जिस इशू पर बन जाती है वो फाइनल हो जाएगा। ठीक है ना? तो यही चीज़ यहाँ पर होनी है। तो इसमें 3 कंडीशंस हैं और उस पर फाइनली ज्वाइंट सिटिंग में वोटिंग होगी, और जितने लोग अटेंड करेंगे उनकी मेजॉरिटी से फाइनली आपका जो भी विधेयक है वो पारित हो जाएगा। संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। किस किस केस में संयुक्त बैठक का प्रोविजन नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। धन विधेयक, आपको मालूम है ना, आर्टिकल 110 में, अनुच्छेद 110 में धन विधेयकों का वर्णन है। धन विधेयक
एक तो लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, धन विधेयक के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। तो अब धन विधेयक के संबंध में क्या संयुक्त बैठक का कोई प्रोविजन नहीं है। लोकसभा ने धन विधेयक को पारित किया और वो राज्यसभा भेजा और राज्यसभा ने बोला कि नहीं हम तो सहमत नहीं हैं, तो इसके लिए संयुक्त बैठक का कोई प्रोविजन नहीं है। 14 दिन तक यदि राज्यसभा उस पर डिसीजन नहीं लेती है तो धन विधेयक जो भी है वो पारित समझा जाएगा। यहां पर लोकसभा को एक्स्ट्रा पावर दी गई है। संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में भी कोई संयुक्त बैठक का प्रोविजन नहीं है। ठीक है, संविधान संशोधन पर भी संयुक्त बैठक का प्रोविजन नहीं है। संविधान संशोधन लोकसभा या राज्यसभा में कहीं पर भी पेश किया जा सकता है और फाइनली दोनों ही सदनों को, लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही जगह जब वो पारित हो जाएगा और फिर राष्ट्रपति के पास जाके कानून बनेगा। तो ये ध्यान रखना है, संयुक्त बैठक धन विधेयक के संबंध में और संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में नहीं बुलाई जा सकती। अब लोकसभा के पदाधिकारी, लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष कौन होते हैं? अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन करेगी। ठीक है ना। लोकसभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अपने सदस्यों में से ही चुना जाना है। सदस्य अध्यक्ष भी चुन लेंगे और उपाध्यक्ष भी चुन लेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि लोकसभा का अध्यक्ष राज्यसभा का मेंबर हो, ये नहीं होगा। लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा का ही सदस्य होना चाहिए, लोकसभा का उपाध्यक्ष लोकसभा का ही मेंबर होना चाहिए। पद से हटाना है तो लोकसभा के तत्कालीन जितने भी सदस्य हैं वो बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देंगे तो अध्यक्ष को हटा देंगे। अब 545 लोग मान लिया उपस्थित हैं तो उसके आधे से एक अधिक, मतलब उनकी मेजॉरिटी से लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है, किसी दूसरे को बनाया जा सकता है। अब कब पेश होगा? 14 दिन पहले बताना पड़ेगा, प्रस्ताव पास करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लोकसभा की गणापूर्ति, कोरम, मतलब लोकसभा की कार्रवाई कब चलेगी। ऐसा नहीं कि लोकसभा के 2 सदस्य वहां पर केवल मौजूद हैं लोकसभा में और कार्रवाई चल रही है। इसके लिए कोरम होना जरूरी है, गणपूर्ति मिनिमम कोरम तो 10% होता है, तो 545 है, इसको हम 552 मैक्सिमम के हिसाब से इसका 10% निकालें तो अराउंड 55 आएगा। यहाँ से आएगा 54.5, दैट मीन्स इसको हम होल नंबर में 55, तो 55 कोरम है, मतलब मिनिमम 55 सदस्य उपस्थित होने चाहिए। ठीक है ना। लोकसभा तभी कार्रवाई, लोकसभा की बैठक की कार्रवाई आगे बढ़ेगी। यदि मिनिमम कोरम गणपूर्ति नहीं है तो कार्रवाई आगे नहीं बढ़ेगी। अध्यक्ष को सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने की शक्ति प्राप्त है। सदन को एक बार अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने के पश्चात उसे फिर से बुलाने की शक्ति भी अध्यक्ष को प्राप्त है। ठीक है, स्थगित करना मतलब सस्पेंड कर दिया, कार्रवाई चल रही थी, कुछ इशू हो गया, अध्यक्ष जो सदस्य हैं वो सही से बिहेव नहीं कर रहे हैं या शोर शराबा कर रहे हैं, तो अध्यक्ष स्थगित कर सकता है कि नहीं लोकसभा की कार्रवाई को भी स्थगित किया जाए, फिर मामला शांत हो फिर उससे स्टार्ट करेंगे। लोकसभा के विघटित हो जाने पर इसके समक्ष, इसकी किसी भी समिति के समक्ष लंबित सब कार्य व्यपगत। हाँ, ये चीज, लोकसभा जब विघटित हो गई मतलब लोकसभा भंग हो गई तो इसकी समिति के पास, जो लोकसभा की समितियां हैं उनके पास यदि कोई भी विधेयक लंबित है, कोई भी चीज लंबित है तो वो सारी की सारी लैप्स हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, उन पर फिर कोई आगे कार्रवाई नहीं होगी। यदि लोकसभा विघटित कर दी जाए तो राज्यसभा में पेश किए गए विधेयक जो लोकसभा द्वारा पास ना किए गए हों परंतु अभी राज्यसभा में लंबित हों, व्यपगत नहीं होते हैं। समझ गए ना। यदि लोकसभा विघटित कर दी जाए, लोकसभा विघटित हो गई मतलब भंग हो गई, तो राज्यसभा में पेश किए गए विधेयक जो लोकसभा द्वारा पास ना किए गए हों परंतु अभी राज्यसभा में लंबित हैं वो लैप्स नहीं होंगे। समझिए, यदि लोकसभा में कोई विधेयक पास हुआ, ठीक है, पास होके वो राज्यसभा में गया, ठीक है, और लोकसभा भंग हो गई तो वो विधेयक खत्म हो जाएगा।
ठीक है, क्योंकि वो लोकसभा ने पास किया था, वो लोकसभा भंग हो चुकी है। लेकिन राज्यसभा में कोई विधेयक पास हो रहा है और उसको लोकसभा में बाद में आना है, लेकिन लोकसभा भंग हो चुकी है, तो इसका वो जो राज्यसभा में पेश किया जा रहा है वो लैप्स नहीं होगा। ठीक है, यहाँ यही मतलब है, राज्यसभा में पेश किए गए विधेयक जो लोकसभा द्वारा पास ना किए गए हो, मतलब जो राज्यसभा में ही स्टार्ट हुए हो और अभी राज्यसभा में ही लंबित हो, वो लैप्स नहीं होंगे। फिर है, अध्यक्ष सदन में सिवाय उस स्थिति के जब किसी प्रस्ताव पर दोनों पक्षों के समान मत हो, अन्यथा मतदान नहीं कर सकता। अब किसी विधेयक पर बहस चल रही है, फाइनली वोटिंग हुई और वोटिंग के टाइम पर क्या हुआ कि विपक्ष और पक्ष दोनों में ही बराबर मत आ गए, बराबर वोट आ गए, तो अब डिसाइड ही नहीं हो पा रहा क्या होना चाहिए। तो उसमें हमारा जो अध्यक्ष है वो भी वोट कर सकता है, अपना निर्णायक मत दे सकता है और उससे डिसाइड हो जाएगा किसकी मेजॉरिटी है। विपक्ष और पक्ष दोनों में ही बराबरी हो जाती है, बराबर वोट हो जाते हैं, तो उस स्थिति में अध्यक्ष वोटिंग कर सकता है, क्योंकि वो भी तो लोकसभा का सदस्य ही है। ठीक, लेकिन अभी तक ऐसी कोई स्थिति आई नहीं है जब से हम आज़ाद हुए हैं, हमारा संविधान बना। लोकसभा की भी वही पावर है कानून बनाने की, क्योंकि लोकसभा राज्यसभा दोनों ही मिलकर कानून बनाते हैं। संविधान संशोधन की भी पावर है, वित्तीय शक्तियां भी हैं, प्रशासन शक्तियां भी हैं और निर्वाचन संबंधी शक्तियां भी हैं। जो संसद की पावर में हमने देखा था वो सारी पावर्स लोकसभा को भी है। लोकसभा के पास कुछ स्पेशल पावर्स हैं, स्पेशली फाइनेंशियल मैटर्स में, क्योंकि धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, वो राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता। मतलब राज्यसभा में जाएगा, लेकिन पेश करना मतलब इनिशियली स्टार्ट कहाँ से होगा, विधेयक का मसौदा तैयार करके सबसे पहले लोकसभा में पेश होगा धन विधेयक। ये ध्यान रखिएगा, धन विधेयक सबसे पहले लोकसभा में ही पेश किया जाएगा और लोकसभा उसको पारित कर देगी, फिर राज्यसभा में जाएगा। फिर राज्यसभा के पास धन विधेयक के बारे में ज़्यादा पावर्स नहीं है, 14 दिन केवल वो रख सकती है अपने पास, या 14 दिन में कोई डिसीजन नहीं लेती तो वो पारित समझा जाएगा, और यदि वो रिजेक्ट कर देती है तब भी राज्यसभा की नहीं चलेगी, लोकसभा का ही फाइनली वर्जन चलेगा धन विधेयक के मामले में। तो धन विधेयक के मामले में लोकसभा को काफ़ी ज़्यादा पावर्स दी गई हैं, एक तरीके से एक्सक्लूसिव राइट्स दिए गए। निर्वाचन तो आपने बोला ही, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कि उसमें चुनाव में। फिर एक नो कॉन्फिडेंस मोशन एक है, अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा की कार्रवाई के साथ ही जुड़ा हुआ है। लोकसभा अपने बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे तो मंत्रिपरिषद सरकार को त्यागपत्र देना पड़ेगा। अविश्वास प्रस्ताव क्या है? कभी विपक्ष को लगता है ना सरकार सही से काम नहीं कर रही है और इसके सदस्य जो सपोर्ट किए हुए हैं सरकार को वो इसके पक्ष में नहीं है, तो वो अविश्वास प्रस्ताव लेके आते हैं कि नहीं, हमें सरकार पर विश्वास नहीं है, हम एक बार देख लें कि सरकार को मेजॉरिटी प्राप्त है भी कि नहीं है, कि इसके साथ जो सदस्य जुड़े हुए हैं वो इनसे अलग राय रखते हैं। तो अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में हो सकता है, क्योंकि आपको मालूम है लोकसभा में जिसकी मेजॉरिटी होती है वही तो सरकार बनाती है। ठीक है, तो इसलिए अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। ठीक है, इसका राज्यसभा से कोई लेना देना नहीं है। और यहाँ पर यदि सरकार बहुमत नहीं प्राप्त करती है, मेजॉरिटी नहीं प्राप्त करती है अविश्वास प्रस्ताव में, तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ेगा, मंत्रिपरिषद या सरकार को इस्तीफा देना पड़ेगा। अब राज्यसभा को देख लेते हैं क्या है। राज्यसभा भारतीय संसद का द्वितीय सदन या द्वितीय हटाते हैं उच्च सदन है। इसे अब राज्यसभा को उच्च सदन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये हमारी कॉलोनियल लेगेसी की वजह से है, अंग्रेज यहाँ पर थे उसकी वजह से। इंग्लैंड में हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो होती थी वो ही कन्वर्ट हो गए, राज्यसभा बन गई हाउस ऑफ लॉर्ड्स। और हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जमींदार और बड़े लोग वही मेंबर्स हुआ करते थे, इसलिए उसको उच्च सदन बोलते थे। और जो निम्न हाउस ऑफ कॉमन्स था, निम्न सदन उसको बोलते थे, क्योंकि उसमें कॉमन व्यक्ति चुनकर जाता था, इसीलिए इनके नाम आज भी उच्च सदन और निम्न सदन है। इसे लोकसभा की तुलना में कम शक्तियां प्राप्त हैं, लेकिन फिर भी इसका अपना महत्व और उपयोगिता है। सदस्य संख्या कितनी है?
250 मैक्सिमम हो सकती है, अभी वर्तमान में 245 है। ठीक है, अब एक चीज आपने देखी होगी, लोकसभा के पास 545 है, राज्यसभा के पास 245 है। तो ज्वाइंट सिटिंग में अपने एक संयुक्त बैठक, जब दोनों में विवाद है किसी विधेयक पर तो संयुक्त बैठक होती है ना, तो संयुक्त बैठक में एक ना लोकसभा को एक बेनिफिट होगा ना, उसके मेंबर्स ज़्यादा हैं, उसके मेंबर्स ज़्यादा हैं, राज्यसभा के कम हैं, तो फाइनली जब वोटिंग होगी तो लोकसभा ज़्यादा प्रभावित कर पाएगी। ठीक है, चांसेस हैं कि जो लोकसभा में विधेयक जिस रूप में पेश किया गया वही पास हो जाए, क्योंकि लोकसभा में सदस्य संख्या ज़्यादा है। अच्छा, 12 सदस्य टोटल 245 थे राज्यसभा में, इनमें 233 का तो चुनाव होता है और 12 जो है वो मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा। 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें कला, आर्ट में, लिटरेचर में, साइंस में, सोशल सर्विस में, कॉर्पोरेट सोसाइटीज़ और इन सब में विशेष ज्ञान या अनुभव प्राप्त हो या इन्होंने काम किया हो। बाकी के 233 का इलेक्शन होता है। और ये इलेक्शन कैसे होता है, जो राज्य की विधानसभाएं हैं ना, हर राज्य के राज्यसभा के कितने सदस्य जाने हैं वो डिसाइडेड है। ठीक है, और राज्य की विधानसभाएं राज्यसभा के सदस्यों को चुनती है, मतलब राज्यसभा की विधानसभाओं के सदस्य राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं। तो अलग अलग राज्यों में, अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यसभा की सीटें फिक्स हैं और वहां की विधानसभाओं के सदस्य इनको चुनते हैं। ठीक है, चुनाव करते हैं। चुनाव का तरीका क्या है, एकल संक्रमणी मत तथा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ये पूछा जाता है। इसको मैं कभी दूसरी क्लास होगी तो बड़ा प्रॉपर तरीके से समझाऊंगा, ये कैसे, ये तरीका कैसे हम, मतलब किस तरह वोटिंग सिस्टम क्या है। ये आपको इतना याद रखना है कि सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, इस तरीके से विधानसभा के सदस्य राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं। ठीक, राज्यसभा सदस्यों की योग्यताएं आपने जो पीछे लोकसभा में देखी थी वही है, फर्क केवल ये है कि लोकसभा में 25 साल मिनिमम एज थी, राज्यसभा में 30 साल मिनिमम एज है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फिर सदस्यों का कार्यकाल, हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, लोकसभा हर 5 साल के बाद भंग होती है, या 5 साल से पहले ही अविश्वास प्रस्ताव या राष्ट्रपति भंग कर दे, कुछ भी रीजन हो सकते हैं कि मेजॉरिटी नहीं है, कोई किसी पार्टी ने समर्थन दे रखा है, वो समर्थन वापस ले ले तो बाद में, या सरकार गिर जाती है तो लोकसभा भंग हो जाती है। ठीक है, लेकिन राज्यसभा के केस में ये परमानेंट हाउस है, परमानेंट सदन है, ये कभी भंग नहीं होता। और इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 साल है। यदि कोई एक बार निर्वाचित हो गया तो 6 साल के लिए वो सदस्य रहेगा, और राज्यसभा के 1/3 सदस्य 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो शुरू में जब पहली राज्यसभा का गठन किया गया था तब तो ठीक है, सारे मेंबर्स एक साथ आ गए थे, चुन लिए गए थे 245 के 245। लेकिन उसके बाद सिस्टम क्या रखा, हर दूसरे साल में क्या हुआ, 1/3 रिटायर हो गए और 1/3 को निर्वाचित कर लिया गया। तो ये प्रोसेस चलता रहता है, तो कभी ये भंग ही नहीं होती। राज्यसभा की शक्तियां वही मैंने पहले भी बताया, जो संसद की शक्तियां थी वही आपकी राज्यसभा की शक्तियों में है। विधायी कानून बनाने की, संविधान में संशोधन की, और बजट पर कंट्रोल की, प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेशन मतलब की, और निर्वाचन संबंधी शक्तियां, ये जैसी संसद की हैं वही लोकसभा की, वही राज्यसभा की, क्योंकि संसद ही लोकसभा और राज्यसभा है। राज्यसभा के पदाधिकारी सभापति और उपसभापति, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और इसका कार्यकाल 5 वर्ष है। तो राज्यसभा का जो सभापति है वो कौन है, भारत का उपराष्ट्रपति। राज्यसभा अपने सदस्यों में से किसी एक को 6 वर्ष के लिए उपसभापति का भी निर्वाचन करती है। उपसभापति को राज्यसभा के सदस्यों द्वारा अपने कुल बहुमत से प्रस्ताव पारित कर हटाया भी जा सकता है, जैसे लोकसभा में था वैसे ही। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं है। ठीक है,
इसमें कंफ्यूजन, लेकिन उपसभापति राज्यसभा का सदस्य ही होना चाहिए। फिर है राज्यसभा के सभापति के अधिकार तथा कर्तव्य वही हैं जो कि लोकसभा के अध्यक्ष के। अंतर क्या है? संयुक्त बैठक के संबंध में संयुक्त बैठक होगी तो उसका अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा का स्पीकर, लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। ओके। और धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा काफी कमजोर है, क्योंकि धन विधेयक लोकसभा में ही पहले पेश किया जाएगा और राज्यसभा यदि उसमें सहमति भी नहीं देती है और 14 दिन के अंदर ये सहमति नहीं देती है तो ऑटोमेटिकली वो पारित माना जाएगा। और यदि वो सहमत भी नहीं है और लोकसभा उस राज्यसभा बोलती है कि नहीं ये धन विधेयक ठीक नहीं है, तो उसकी बात नहीं मानी जाएगी, लोकसभा की ही बात मानी जाएगी। और फाइनली जो लोकसभा ने पारित कर दिया वही राष्ट्रपति के पास जाएगा और कानून बन जाएगा। अब विशेष अधिकार, कुछ राज्यसभा को कुछ विशेष अधिकार भी दिए गए हैं, एक्सक्लूसिव राइट्स हैं। वो क्या है? देखिए आर्टिकल 249, ये याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट। राज्यसभा उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से राज्य सूची के, आपने पढ़ा होगा ना स्टार्टिंग में 7वीं अनुसूची में केंद्र सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची, ये 3 सूचियां थी। केंद्र सूची पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी, राज्य सूची पर राज्य सरकार कानून बनाएगी और संवर्ती सूची पर राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन कभी स्थिति ऐसी आई कि राज्य सूची के किसी सब्जेक्ट पर कानून बनाना है केंद्र को, तो क्या होगा? सबसे पहले राज्यसभा जब डिसाइड कर देगी प्रस्ताव पारित करके कि कोई राज्य सूची का मैटर वो काफी राष्ट्रीय महत्व का है, नेशनल इंपॉर्टेंस का है, और प्रस्ताव पास कर देगी, तब केंद्र सरकार या संसद उस पर कानून का निर्माण कर सकती है। दैट मीन्स मतलब राज्यसभा किसी राज्य सूची के विषय पर भी केंद्र सरकार या संसद के कानून बनाने की पावर को एक्सटेंड करती है। स्टार्टिंग में ये 1 साल के लिए पारित किया जाएगा, फिर उसको बढ़ाया भी जा सकता है। समझ गए ना? राज्यसभा राज्य सूची के विषय जिसमें राज्य को कानून बनाने हैं, राज्य की विधानसभाओं या विधानमंडलों को कानून बनाने हैं, उन कानूनों पर, उन विषयों पर भी यदि प्रस्ताव पारित कर देती है और बोलती है ये नेशनल इंपॉर्टेंस का है, मतलब पूरे देश के लिए ये इंपॉर्टेंस का है, इस पर संसद को कानून बनाना चाहिए, तो ये राज्यसभा डिसाइड करेगी। इसी तरीके से ये यहाँ पे लोकसभा की पावर नहीं है, यहाँ ध्यान रखिए, ये राज्यसभा की एक्सक्लूसिव पावर है। फिर संविधान 312 के अनुसार, अनुच्छेद 312 के अनुसार, अनुच्छेद 312 में क्या है कि यदि कोई अखिल भारतीय सेवाएं कौन कौन सी हैं आपको? IAS, IPS और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। इनके अलावा भी कोई दूसरी चौथी ऑल इंडिया सर्विस का प्रोविजन आता है कि एक ऑल इंडिया सर्विस और बनानी है, तो उस ऑल इंडिया सर्विस को बनाने के लिए प्रोविजन कहाँ आएगा? राज्यसभा में। राज्यसभा जब प्रस्ताव पास कर देगी 2/3 मेजॉरिटी से, तभी केंद्र सरकार या संसद अखिल भारतीय सेवाओं को गठित कर सकती है। समझ गए? तो यहां पर ध्यान रखने की चीज है, ये 2 एक्सक्लूसिव आपके आर्टिकल 249 और आर्टिकल 312 अखिल भारतीय सेवाओं से रिलेटेड, नई अखिल भारतीय सेवा बनानी है तो प्रस्ताव राज्यसभा में पेश होगा और राज्यसभा को ही पारित करना है, एक्सक्लूसिव राइट है उसके। और इसी तरीके से राज्य सूची के विषय में यदि कोई कानून बनाना है, राज्य सूची के विषय में केंद्र सरकार या संसद कानून बनाना चाहती है, तो सबसे पहले राज्यसभा में 2/3 मेजॉरिटी के साथ वो प्रस्ताव पारित होना चाहिए। तो मैंने कुछ पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिए पार्लियामेंट के बारे में, ठीक है। पार्लियामेंट का काफ़ी ज़्यादा एलोबरेटिव, काफ़ी व्यापक सा कोर्स था, चैप्टर था, बट उसमें से मैंने केवल वो पॉइंट लेने की कोशिश की है जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। क्लास ख़त्म करते हैं। ओके, थैंक यू।